वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं नीलेश माली सर आप सभी का इस वीडियो में मेरे इस चैनल्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में ये देखा था कि इंडिया की जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है, इंडिया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी वो क्या है। उसमें लगभग हमने 7 जितने पॉइंट जो है वो पढ़े थे। नाउ टुडे वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक्स, स्टेज ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड। इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड है वो फॉरेन ट्रेड का जो भी स्टेज है वो स्टेजेस कौन कौन से और कितने हैं। लेट्स अंडरस्टैंड इंडियाज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इन 2 सेक्शंस। भारत की जो विदेश व्यापार नीति है उस विदेश व्यापार नीति को यहाँ पर 2 अलग अलग सेक्शन जो है वो 2 अलग अलग सेक्शन में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बिफोर ग्लोबलाइजेशन एंड सेकंड है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आफ्टर ग्लोबलाइजेशन। मतलब कि जो 1991 के जो रिफॉर्म्स हुए, जो सुधार हुए, उस सुधार के बेस पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इस पॉलिसी को 2 तरह से डिवाइड किया गया है। पहली है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बिफोर ग्लोबलाइजेशन एंड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आफ्टर ग्लोबलाइजेशन, ये दोस्तों इसे कहा गया है। तो देखते हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बिफोर ग्लोबलाइजेशन। 1991 के पहले की जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है वो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी किस तरह से है, उसमें कौन कौन सी बातें शोर की गई है वो देखते हैं। इन द इनिशियल ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब शुरुआत के जो वर्ष थे उन वर्षों में, आज़ादी के शुरुआत के वर्षों में, इंडिया हैड टू सेट अप इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमिक्स एंड स्टेट फंक्शन इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशंस। इंडिया जो है उस समय अगर देखोगे तो अपने कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल्स एंड स्टेट फंक्शन जो है उन स्टेट फंक्शन को व्यवस्थित करना चाह रहा था, उसे सही बनाने में इंटरेस्टेड था। इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशंस, तो जो भी नेशंस है उस नेशंस के वो इंटरेस्ट में था, उसके हित में था। तो जैसे ही इंडिया को आज़ादी मिली दोस्तों, उसी समय इंडिया ने पहले ये सोचा कि हम पहले अपना एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमिक और स्टेट फंक्शन जो है वो सही से रखें। आफ्टर एक्सपीरियंसिंग लॉन्ग पीरियड ऑफ फॉरेन रूल्स विच वाज एस्टेब्लिश्ड आफ्टर ईस्ट इंडिया कंपनी कम इनटू इंडिया फॉर ट्रेड। जैसे ही विदेशी वस्तु थी, जो कि विदेशी शासन से जैसे ही देश मुक्त हुआ था, तो विदेशी वस्तु और विदेश व्यापार, विदेश कंपनियों के समक्ष लोगों का मानसिक विरोध जो था वो मानसिक विरोध था, क्योंकि इंडिया के अंदर जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी दोस्तों उस समय ट्रेड के पर्पज़ से आई थी, ठीक है। और लॉन्ग पीरियड तक उन्होंने अपना फॉरेन रूल जो है वो फॉरेन रूल से इंडिया के अंदर चलाया। इंडिया वाज नॉट रेडी फॉर मेनी इम्पोर्टेड गुड्स। तो उस समय की अगर हम बात करें तो इंडिया जो है वो इंडिया उस समय रेडी नहीं था कि वो कुछ जो गुड्स हैं, कुछ माल सामान जो है उस माल सामान की क्या होने दे, इम्पोर्ट्स होने दे, मतलब क्या आयात जो है वो आयात होने दे। एट द सेम टाइम बिकॉज ऑफ पॉवर्टी एंड सेक्रेसिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। और उसी समय अगर देखोगे तो दूसरी बात जो थी वो दूसरी बात ये भी थी कि जो विदेशी मुद्रा थी, जो दूसरी मुद्रा थी वो भी हमारे पास न थी। और साथ ही साथ एक तरह से अगर देखोगे तो जो पुअरिटी है, जो गरीबी है, वो गरीबी का भी उस समय था, और सेक्रेसिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और दूसरी साइड हमारे पास विदेशी मुद्रा भी नहीं थी। इंडिया वाज कंप्लेंट टू रेगुलेशन, इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट वेयर आल्सो लिमिटेड। तो इंडिया ने उस समय क्या किया कि जो इम्पोर्ट होती थी उस इम्पोर्ट को क्या करा, रेगुलेट किया, मतलब कि जो आयात होती थी उस आयात को रोका, आयात को नियंत्रित किया। एंड एक्सपोर्ट्स वेयर आल्सो लिमिटेड, और जो निर्यात होती थी वो निर्यात भी हमारे कैसी थी, कम थी। तो इसी समय काल में देश ने इंपोर्ट के ऊपर कंट्रोल रखा, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद फिर दूसरे कोई कंपनी आएगी, इंपोर्ट करेगी हमारे देश में, अपने यहाँ से माल एक्सपोर्ट करेगी, हमारे देश में इंपोर्ट होगा, फिर बोलेंगे व्यापार अच्छा चल रहा है, और देखते देखते वो अपना वो एम्पायर खड़ा कर देंगे ब्रिटिश एम्पायर की तरह। इसलिए इन्होंने इंपोर्ट्स के ऊपर रेगुलेट रखा था और एक्सपोर्ट आल्सो लिमिटेड। दोस्तों यहाँ पर जो एक्सपोर्ट थी वो एक्सपोर्ट भी कैसी थी, लिमिटेड। इंडिया एडॉप्टेड मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम आफ्टर इंडिपेंडेंस। भारत ने आज़ादी के बाद अगर देखोगे तो मिक्स इकोनॉमिक जो है वो मिक्स इकोनॉमिक को एडॉप्ट किया। एंड स्टिल स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट थ्रू प्लानिंग, और इसी के साथ अगर देखोगे तो जो स्ट्रेटेजिकल डेवलपमेंट जो है, मतलब कि एक व्यू रचना के साथ का जो विकास है वो विकास इंडिया ने शुरू किया।
इंडिया स्टार्टेड गेटिंग अ बेसिक इंडस्ट्री ऑफ लार्ज स्केल। इंडिया ने उसी समय के दरमियान अगर देखोगे तो जो बड़े पैमाने के जो उद्योग थे, जो बेसिक इंडस्ट्री थी, उन उद्योगों को शुरू किया, स्टार्ट किया। एंड इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश सच ह्यूज इंडस्ट्रीज, और साथ ही साथ जो बड़ी इंडस्ट्री थी वो बड़ी इंडस्ट्री को भी शुरू किया। वी हैड टू इम्पोर्ट कॉस्टली मशीनरी। हम लोग उस समय जो कॉस्टली मशीनरी थे उस मशीनरी की क्या करने लग गए थे, आयात करने लग गए थे, टेक्नोलॉजी, स्पेयर पार्ट्स एसेट्रा। सो वी हैड टू इम्पोर्ट कॉस्टली मशीनरी। हम कई तरह के कॉस्टली मशीनरी उस समय देश के अंदर लाते थे, टेक्नोलॉजी हमारे देश के अंदर आ रही थी, कई वस्तुओं के स्पेयर पार्ट्स आने लग गए थे। द सेक्रेसिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इमर्जेड एंड रिस्ट्रिक्शंस वेयर इम्पोजेड ऑन इम्पोर्ट्स ऑफ कंज्यूमर्स गुड्स। तो विदेशी मुद्रा जो है, फॉरेन एक्सचेंज जो है, उसकी सेक्रेसिटी के कारण, कमी के कारण हमारी जो कंज्यूमेबल जो गुड्स थी उस गुड्स के ऊपर भी, इंपोर्ट्स के ऊपर क्या हुआ, रेगुलेशन हुआ, रिस्ट्रिक्शन कुछ लग गया गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से। एंड हैंस द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इन द इनिशियल ईयर्स emphasis was laid upon measures of protection for the domestic industry against foreign competitions। और इसी के साथ साथ देखोगे तो भारत जो है वो, भारत के अंदर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है वो, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में कंट्रीज़ के, नेशंस के कई जो इंडस्ट्री थी उस इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन देने के लिए, मतलब कि सुरक्षा जो है वो सुरक्षा देने के लिए कई तरह के जो कोशिश है या कई तरह के जो इफ़ोर्ट्स है वो इफ़ोर्ट्स भी किए गए। वेरियस इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्टेड वेयर इम्पोजेड एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर्स वेयर इंट्रोड्यूस। तो जो भी वस्तुओं के ऊपर इंपोर्ट की जाती थी वो इंपोर्ट के ऊपर थोड़ा रिस्ट्रिक्शन लगाया गया, और जो एक्सपोर्ट थी उस एक्सपोर्ट का जो प्रमोशन है वो प्रमोशन बढ़ाया गया। लेटर ऑन अलॉन्ग विथ द ट्रेडिशनल आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एंड क्राफ्ट्स, जेम्स, ज्वेलरी, द एक्सपोर्ट्स ऑफ नॉन ट्रेडिशनल इंडस्ट्रियल गुड्स वेयर आल्सो प्रमोटेड। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी वस्तुओं की निर्यात होने लगी उसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट तो बेचने लग गए, हैंडीक्राफ्ट्स मतलब कि जो हस्तकला की जो वस्तुएं थी उसे, उसी के साथ साथ जो भी जेम्स थे या ज्वेलरी थे, जो भी आभूषण थे, द एक्सपोर्ट ऑफ नॉन ट्रेडिशनल इंडस्ट्रियल गुड्स वेयर आल्सो प्रमोटेड। तो ये जो भी परंपरागत निर्यात थी उनके साथ टेक्नोलॉजी आधारित गैर परंपरागत निर्यात में भी क्या हो गई, यहाँ पर इंक्रीजिंग हो गई। तो इंडिया ने जो ट्रेडिशनल हमारे जो इंडस्ट्रियल गुड्स थे उसे तो एक्सपोर्ट किया ही था, लेकिन नॉन ट्रेडिशनल वस्तुएं भी यहाँ पर इंडिया जो है वो इंडिया धीरे धीरे यहाँ पर एक्सपोर्ट करने लग गया। रेट ऑफ एक्सचेंज वेयर ऑफिशियली डिटरमाइनेड एंड रुपीज़ वाज डिवैल्यूटेड इन ऑर्डर टू इंक्रीज एक्सपोर्ट्स एंड रिड्यूस इम्पोर्ट्स। तो जो फॉरेन एक्सचेंज, जो विदेशी मुद्रा का जो बाजार था, वो करेंसी जो है वो रुपीज़ गवर्नमेंट के अंकुश में रखा गया, सरकार जो है वो सरकार के पास उसे ऑफिशियली रखा गया, जहाँ पर रुपया जो है उस रुपये के अवमूल्यन के द्वारा निर्यात बढ़ाने की नीति अपनाई गई। सो डिवैल्यूटेड इन ऑर्डर्स टू इंक्रीज एक्सपोर्ट एंड रिड्यूस इम्पोर्ट्स विथ डिवैल्यूएशन। डिवैल्यूएशन मतलब क्या, रुपया का अवमूल्यन करना, मतलब रुपया का जो मूल्य है वो मूल्य घटाना। Imports did become costly, but since the items of imports were necessary for India's industrializations, तो जहाँ रुपये का अवमूल्यन तो हो गया, डिवैल्यूएशन हो गया और निर्यात को बढ़ाने की नीति अपनाई गई, जबकि इसके कारण जो इम्पोर्ट थी वो इम्पोर्ट हमारी क्या हो गई, कॉस्टली हो गई, आयात महंगी हो गई, लेकिन ये भी आवश्यक होने के कारण उसमें कमी नहीं की गई, लेकिन इसमें भी कोई कमी जो है वो कमी नहीं हो पाई। सो नेसेसरी फॉर इंडिया इंडस्ट्रियलाइजेशन देयर वाज नो सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन इम्पोर्ट्स। तो इम्पोर्ट्स का, आयात का जो भी महत्व है वो यहाँ पर डिक्लाइन नहीं हुआ। इम्पोर्ट बिल्स इंक्रीज एंड देयर वाज अ डेफिसिट इन इंडियाज बैलेंस ऑफ पेमेंट। सो खर्च बढ़ा और लेन देन की तुलना जो है वो खर्च के साथ साथ लेन देन की तुलना में घाटा उत्पन्न हुआ। जैसे आज को बताया गया है दोस्तों कि देयर वाज अ डिफिसिट इन इंडियाज बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो इम्पोर्ट बढ़ने के कारण, आयात बढ़ने के कारण जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, जिससे लेन देन की तुलना कहते हैं, डेबिट क्रेडिट दोनों इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ पर जो हमारा इंक्रीज है, इम्पोर्ट्स जो है वो बढ़ गई, लेकिन हमारा जो एक्सपोर्ट्स है वो घट गया, जिसके कारण बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट्स हुआ।
So a policy of import substitution was also adopted. Import substitution is a policy or substituting imports by domestic produced goods. So policy of import substitution was also adopted. Import substitution is a policy of substituting imports and domestic products goods. तो शुरुआत में आयात प्रतिस्थापन द्वारा ऐसे आयात खर्च घटाने की स्ट्रेटेजी अपनाई गई। एंड इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन मतलब क्या? आयात प्रतिस्थापन। इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन इज अ पॉलिसी ऑफ सब्सटीट्यूटिंग इम्पोर्ट्स। कि इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन का मतलब क्या होगा कि ऐसी पॉलिसी अपनाई गई कि जो वस्तु हम लोग फॉरेन से इंपोर्ट करते थे वैसे प्रोडक्ट हम इंडिया के अंदर बनाने लगे। सब्सटीट्यूट इम्पोर्ट्स बाय डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स गुड्स दैट इज इम्पोर्ट्स आर रिड्यूस एंड रिप्लेस बाय डोमेस्टिक गुड्स। देखो लास्ट वाले में आपको सब सिखा देगी। डेट इट्स इम्पोर्ट्स आर रिड्यूस, इसका मतलब कि इम्पोर्ट क्या हो गई? घट गई। एंड रिप्लेस बाय डोमेस्टिक गुड्स, और उसके जगह पर वैसी वस्तु हमने कहाँ बनाना शुरू कर दिया? अपने देश में उत्पन्न करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये बात थी दोस्तों यहाँ पर इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बिफोर ग्लोबलाइजेशन की। ग्लोबलाइजेशन के पहले इंडिया के अंदर कुछ इस तरह की सिचुएशन जो है वो सिचुएशन थी। तो जैसे इसमें देखा गया कि फॉरेन इंटरनेशनल ट्रेड को ज़्यादा गवर्नमेंट मानते नहीं थी। लोगों के मन में एक डर बैठ गया था, फियर बैठ गया था कि दूसरे देश के लोग आते हैं, व्यापार करते हैं और बाद में गुलाम बना लेते हैं। इसलिए धीरे धीरे हो सका वहाँ पर इंपोर्ट को रोका गया। इंपोर्ट गुड्स जो है उसके ऊपर कभी सरकार तैयार नहीं थी और पब्लिक भी तैयार नहीं थी। दूसरी ओर पॉवर्टी थी, सेक्रेसिटी, फॉरेन एक्सचेंज नहीं होता था, और अगर हम यहाँ से कुछ एक्सपोर्ट करते तो वो भी लिमिटेड होता था। लेकिन धीरे धीरे स्ट्रेटेजिक बनाया गया, डेवलपमेंट किया गया, पॉलिसी चेंज की गई। सो फ्रेंड, इस तरह से जो ग्लोबलाइजेशन जो है 1991 बिफोर, उसके पहले की सिचुएशन कुछ अलग थी। अब अगर आप यहाँ देखोगे तो इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आफ्टर ग्लोबलाइजेशन, तो ग्लोबलाइजेशन जो है वो ग्लोबलाइजेशन के बाद अगर आप देखोगे तो इंडिया की जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है वो कुछ अलग हो गई। वो किस तरह से हम हमारा नेक्स्ट वीडियो या हमारा नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में हम उसे देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। तब तक के लिए आप आज जो पढ़ाया वो अच्छे से रीड कीजिए, लर्न कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। और हाँ दोस्तों, जैसे भी मैंने आपको कहा है कि अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे उसका फ़ोटो भेज के या फिर व्हाट्सएप पे आप मुझे कॉल करके पर्सनली आप मुझे उसके बारे में पूछ सकते हैं। उसके लिए आप एकदम निश्चित रहिए। बस इतना है कि जो मैं पढ़ाता हूँ वो आप उसी दिन एक बार अपने टेक्स्ट बुक में आप खुद उसे रीड कर लिया कीजिए, ताकि वो आपको अच्छे से समझ में आए और डाउट हो तो उसी दिन आपको पता चल जाए। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय।